अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान का जो मामला है उस पर कुछ बात करनी थी। बलूचिस्तान में इस वक्त पिछले 15 घंटों से मच और इसके इलाके, बलूचिस्तान का एक इलाका है मच और इसके चारों तरफ बलोच सरमचारों ने कब्ज़ा किया हुआ है। ये प्रेस रिलीज़ है बलोच लिबरेशन आर्मी की। बलोच लिबरेशन आर्मी बाकायदा हालत जंग में है पाकिस्तान आर्मी के साथ। बलोच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों ने ऑपरेशन ज़दा बोलान के तहत गुज़िश्ता 15 घंटों से मच शहर और उसके चारों तरफ के इलाकों को मुकम्मल तौर पे अपने कब्ज़े में लिया हुआ है। इस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्पेशल टेक्निकल यूनिट जो है उसने रीजन के सारे अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है। पूरी रोड्स पे माइन बिछा दी गई हैं और इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को बाहर से कोई मदद हासिल नहीं हो रही। मोर्चा बना के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की एक और एलिट यूनिट फतह स्क्वाड ने चारों तरफ मोर्चे संभाले हुए हैं ताकि कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उनको उड़ा दिया जाए। और पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और दीगर सारे इलाकों के ऊपर इन्होंने मोर्चे संभाल लिए हैं। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त टोटली क्रिपल्ड है, मतलब फंसी हुई है, जबकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो फ़िदाई विंग है, फ़िदाई विंग वो होता है जो जान देने वाले होते हैं, उसकी मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तान आर्मी के फ़ौजी कैंप को घेरे में लिया हुआ है और मुख्तलिफ़ इलाकों से कैंप के अंदर दाखिल होकर मोर्चे भी संभाले हुए हैं। मजीद ब्रिगेड के फ़िदाइन ने अपनी आखिरी गोली और आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हैं। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मच शहर में 45 और पीर गैब में 10 फौजी मारे जा चुके हैं, यानी टोटल 55, जबकि और मौतें हो रही हैं और फौजी मर रहे हैं। बोलान में अब तक बलूचिस्तान के 4 सरमचारों शहीद हो चुके हैं। चारों मजीद ब्रिगेड के फ़िदाइन थे। हम अपने बलोच कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस हमले का मकसद पूरी कौम को इस बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान आर्मी की औकात दिखाना है कि इस बुज़दिल फ़ौज की ताकत सिर्फ मासूम और निहत्ते लोगों को अगवा करके, टॉर्चर करके, सरमचार डिक्लेयर करके उनको जाली मुकाबलों में शहीद करना है। जबकि हकीकी सरमचार इनके सामने आते हैं तो ये भीगी बिल्ली बन के अपने बिलों में छुप जाते हैं। इसलिए रोज़ इस कब्ज़ागिर दुश्मन आर्मी के टॉर्चर का निशाना बनने के बजाय हम बंदूक उठा के इनका मुकाबला करेंगे। ये अजीज़ दोस्तों, बलोच सरमचारों की, बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से ये न्यूज़ थी, प्रेस रिलीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी। और ये सिचुएशन मुसलसल चल रही है, ग्राउंड पे भी इसकी मुसलसल वो हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। वो हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज छुपकर गीदड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए, किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बाज आ जाओ, अब बलोच अवाम खड़ी हुई है। ये 1948 नहीं है, ये 2023 है और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना, 25 जनवरी बलोच नस्ल खुशी का दिन है। हम अपने आने वाली नस्लों को सड़कों पर रोते हुए नहीं
किया है। हमने अपने आने वाली नस्ल को, हमने जिस तरह बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से औरतें निकली, बच्चे निकले, मैं रियासत को बोलती हूँ कि तुम हार चुके हो। अजीज दोस्तों, ये मारंग बलोच थी, डॉक्टर मारंग बलोच, जो इस वक्त बलोच मिसिंग पर्सन्स की कैंपेन चला रही हैं। 4 दिन पहले इन्होंने अपना कैंप, जो प्रोटेस्ट कैंप इतने दिनों से इस्लामाबाद में लगाया हुआ था, वो रैप अप करके कोयटा आई हैं। जैसे ये कोयटा आई तो इनके पाकिस्तान अथॉरिटीज़ ने कोयटा में धारा 144 लगा दी, जिससे कोई लोग जमा नहीं हो सकते। लेकिन बलोच हज़ारों लाखों की तादाद में जमा हो गए और इतना मैसिव प्रोटेस्ट वहाँ पे चल रहा है, जिससे डॉक्टर मारंग बलोच ने सिर्फ आधे मिनट की ये वीडियो आप देखें जो इन्होंने वहाँ पे स्पीच की है। अजीज़ दोस्तों, बलोच सरमचार इस वक्त मुकम्मल जंग इख्तियार किए हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त मुसलसल हालत जंग में है। 9 दिन बाद पाकिस्तान में इलेक्शन है, तो ज़ाहिर बलूचिस्तान में भी हैं। किस तरह ये इलेक्शन होंगे ये किसी की भी समझ में आ नहीं रहा क्योंकि बलूचिस्तान पूरा इस वक्त हालत जंग में है। बलोचों ने मुसलसल प्रोटेस्ट भी रखे हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो पीसफुल बलोच कर रहे हैं, जबकि जो फ़िदाइन हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो हथियारों से बाकायदा एक जंग कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से, और उन्होंने ये अब अपनी आखिरी जंग बनाई हुई है। देखें अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान का मसला आपको पता ही है कि किस तरह बलोचों को, मतलब सारे इनके जितने राइट्स हैं, एक भी राइट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि जो बलोच रिसोर्सेज हैं वो उन पे कब्ज़ा है। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि गैस बलूचिस्तान से निकलती है, पंजाब के गांव-गांव में गैस है, पंजाब की एक एक इंडस्ट्री बलूचिस्तान की गैस पे चलती है। लेकिन ये बलोच औरतें सर पे लकड़ी का गठड़ा रख के जा रही हैं और ये घर जाके इसी लकड़ी से चूल्हा जलाएंगी और उसमें खाना बनाएंगी। तो इससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या होगी। और जब ये अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इनको अगवा किया जाता है, इनको टॉर्चर किया जाता है, और फिर इनकी लाश कहीं दफन कर दी जाती है गुमनाम कब्र में, या फिर यह है कि उनका वो जेल में ही मर जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी हवाले कर दी जाती है। पाकिस्तान आर्मी ढटाई से बलोचों का जेनोसाइड कर रही है और पूरी दुनिया उस पर आंखें बंद करके बैठी हुई है। कोई मीडिया इस पर ख़बर तक नहीं उठाता कि ये भी कोई इंसान है कि नहीं। और फिर अगर बात देखी जाए कि पाकिस्तान इस्लाम करता है, भारत के मुसलमानों के नाम पे ड्रामे करता है, अपने मुल्क में अपने बलोच मुसलमानों को मुसलसल मार रहा है, तो ये पाकिस्तान की जो बदमाशी है, ये जो पाकिस्तान की जो आर्मी का जुल्म और जबर है, वो पाकिस्तान को हर हालत में तोड़ के रखेगा। अजीज़ दोस्तों, इसमें ईरानियन एस्पेक्ट देखें ना, तो ईरान में भी सिस्तान प्रोविंस जो है वो बलूचिस्तान है और वो भी आज़ादी मांग रहे हैं। ज़ाहिर है कुर्दिस्तान की तरह बलूचिस्तान भी 3 मुल्कों में बटा हुआ है। अफ़गानिस्तान में जो बलोच हैं थोड़े हैं, लेकिन उनको कोई मसला नहीं है और वो अफ़गानिस्तान में खुश हैं, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में चाहे वो तालिबान की सरकार है, कि अशरफ गनी की सरकार है, कि हामिद करज़ई की है, कि किसी की भी सरकार है, बलूचिस्तान के बलोच जो हैं अफ़गानिस्तान में, उनको किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। जो सारे अफ़गानियों के राइट्स हैं वही बलोचों के भी राइट्स हैं, लेकिन ईरान और पाकिस्तान में इनके ऊपर मुसलसल बदमाशी हो रही है। तो ये ईरान से भी आज़ादी मांग रहे हैं। आपने देखा था कि अभी ईरान ने जो हमला किया था पाकिस्तान में, वो जैश अदल पाकिस्तान ISI के टेररिस्टों के ट्रेनिंग कैंप पे था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको ये रंग दिया कि ये
बलोचों के उस पर अटैक हुआ है, जबकि ऐसा नहीं था। और पाकिस्तान ने जवाब में जो हमला किया था वो सिविलियंस के ऊपर था, किसी टेररिस्ट कैंप या उसमें नहीं था। अब ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के 9 पाकिस्तानी मारे गए हैं ईरान में। ईरान में 9 पाकिस्तानियों को मार दिया है मतलब टेररिस्टों ने। और यह है कि उनके लिए पाकिस्तान और ईरान की गवर्नमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेशन में हैं, लेकिन यह है कि ये अब सिलसिला जारी रहेगा। क्यों कि अब ये एक मूवमेंट चल पड़ी है। ईरान ने अपोलॉजी दी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में ईरान का फॉरेन मिनिस्टर भी आया है और वो आके मिल के गया है पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकड़ से, पाकिस्तान के पपिट फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी से, और पाकिस्तान के खलीफा मालिक जनरल आसिम मुनीर से अलग से मुलाकात हुई। आसिम मुनीर और फॉरेन मिनिस्टर और इनसे पूरी ग्रुप में हुई, लेकिन अनवर उल हक काकड़ फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से ग्रुप में मीटिंग हुई, लेकिन आसिम मुनीर से 1-to-1 मीटिंग हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की। और उसमें ज़ाहिर है बलोचों का इशू टॉप ऑफ द लिस्ट था। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान ईरान के 3-4 इश्यूज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो टेररिज्म ईरान में कराने का जो है उस पर ईरानी फॉरेन मिनिस्टर ने आवाज़ उठाई। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मसला है वो पाकिस्तान ईरान गैस लाइन पाइपलाइन है, जिसका एग्रीमेंट 2014 में साइन हुआ था और वो ईरान ने अपने इलाके में पाइपलाइन कंप्लीट कर ली है। लेकिन अमरीकी दबाव की वजह से पाकिस्तान वो पाइपलाइन कंप्लीट नहीं कर रहा, और इस वजह से ईरान ने वापस पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है और उसमें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है कि हम आपको और 6 महीने देते हैं। सितंबर की 1 सितंबर को आप ये पाइपलाइन कंप्लीट कर लें। अगर आपने ये कंप्लीट ना की तो फिर हम मजबूर होंगे। इंटरनेशनल आर्बिट्रेटरी कोर्ट है जो गैस के जो मामलात होते हैं पूरी दुनिया के, उसके लिए पेरिस में एक इस किस्म की एक आर्बिट्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन चीज़ों के फ़ैसले करती है। और उसमें ईरान पाकिस्तान से $18 बिलियन की पेनल्टी क्लेम करने के लिए ऑलरेडी प्रोसीजर शुरू कर चुका है, ताकि अगर 6 महीने के दौरान ये ना हो तो इमीडिएटली उसको फिर मूव किया जा सके। और नज़र यही आ रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान को 6 महीने का टाइम दे दिया है, लेकिन ऑलरेडी वो वहाँ पे प्रोसीजर शुरू कर रहा है ताकि वो पेरिस का जो गैस रिलेटेड आर्बिट्रेरी ट्रिब्यूनल है वो अगर फैसला पाकिस्तान के ख़िलाफ़ देता है तो पाकिस्तान मजबूरन फिर अपनी पाइपलाइन बनाएगा, क्योंकि $18 बिलियन इस भिखारी मुल्क के पास तो है नहीं कि वो ईरान के हवाले कर सके। तो अज़ीज़ दोस्तों, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की आसिम मुनीर से इस टॉपिक पे भी बात हुई और आसिम मुनीर ने ज़ाहिर है यही बताया कि भाई हमें अमेरिका इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका ने आप पे ये सब पाबंदी रखी हुई है तो हम मजबूर हैं। इसके अलावा 9 पाकिस्तानी जो मारे गए हैं ईरान में, उसके हवाले से डिटेल में बात हुई आसिम मुनीर से। और यह है कि ईरान भी एक मुसलमानों की यात्रा की जगह है, शियाओं की ख़ास तौर पे। जिस तरह सऊदी अरब में मक्का मदीना है, इस तरह शिया आपको पता है कि प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली और नवासा हुसैन जो कि करबला में मारे गए थे यजीद के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए, जिसका हर साल मुहर्रम में शिया मातम भी मनाते हैं। तो अली और हुसैन की यादगारें उधर हैं, उनके मकबरे उधर हैं। तो शिया यात्रा पे जाते रहते हैं ईरान में, और पाकिस्तान में आपको पता है कि एक अच्छी खासी शियाओं की तादाद है। तो उस हवाले से वो उनकी सिक्योरिटी की भी बात हुई। इसके अलावा अमेरिका और ईरान का जो मामला है उस पर भी डिटेल में इनकी बात हुई। और सबसे ज़्यादा एक और भी ज़रूरी टॉपिक था, वो गज़ा के हवाले से था कि आपको पता है कि इस वक्त इज़राइल के साथ
जो टेररिस्ट ग्रुप लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह, हमास, ISIS, उनको ईरान की टोटल सपोर्ट हासिल है। और हूती जो यमन से ट्रेड शिप जो जाते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी ईरानियन सपोर्टेड है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को शर्म दिलाई कि आप क्लेम तो करते हैं कि आप आलम इस्लाम की सबसे बड़ी फ़ौज हैं और आप सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन आप तो गज़ा वालों के लिए कुछ कर नहीं रहे। उल्टा आप उनके शिप्स को बचाने के लिए आपने इजरायली और अमेरिकन शिप्स को बचाने के लिए आपने हूतियों के ख़िलाफ़ अपनी नेवी डिप्लॉय की हुई है। क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि मैंने आपको ये खबर ब्रेक की थी आज से 2 महीने पहले कि पाकिस्तान की आर्मी के नेवी के शिप अरब सी में, अरब रेड सी में कैसे पहुंच गए, उनकी कौन सी ट्रेडिंग है कि जिनके लिए पाकिस्तान को नेवी उधर भेजनी पड़ी। जबकि जापान की नेवी नहीं है जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ से सामान आता है, साउथ कोरिया की नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, किसी और की नेवी के शिप वहाँ पे नहीं है। तो पाकिस्तान को अपने शिप वहाँ पे भेजने की क्या ज़रूरत पेश आई। इंडिया के शिप हैं उधर नेवी के, लेकिन इंडिया का मसला ये है कि इंडिया की बहुत बड़ी गैस और पेट्रोल की सप्लाई वहाँ से आती है और इंडिया का फूड ग्रेन, डेयरी, वेजिटेबल एंड फ्रूट, बुचरी का सामान इन 8 अरब देशों में जाता है। 7 अरब देश, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इमारात, इराक और एक ईरान, ये 8 देशों में जाता है उसी रास्ते से। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए इंडियन नेवी ने अपना वहाँ पे मोर्चे बनाए हुए हैं। कल 19 पाकिस्तानियों को बचाया सोमालिया के एक पायरेट से। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, जो समंदर में डाकू होते हैं, उनको पायरेट्स कहते हैं। तो पायरेट्स हैं, उन्होंने एक शिप पे कब्ज़ा किया हुआ था और उसमें 19 पाकिस्तानी मौजूद थे। लेकिन इंडियन आर्मी ने कल इनको छुड़ाया उस शिप को और उन 19 पाकिस्तानियों को उन पायरेट्स के कब्ज़े से आज़ाद कराया। इंडियन आर्मी ने एक और ईरानी शिप को सोमाली पायरेट अगवा कर रहे थे, उसको भी बचाया। तो इंडियन आर्मी की तो प्रेजेंस समझ में आती है। पाकिस्तान आर्मी कर क्या रही है वहाँ पे 2 महीने से, और अब तक पाकिस्तान आर्मी ने तो किसी को बचाया नहीं है। तो वो एक्चुअली अमेरिका के कहने पे हूतियों के ख़िलाफ़ जो अमेरिका और इंग्लैंड अटैक कर रहे हैं उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट और सारा पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे दे रही है, जिसके बदले में ज़ाहिर है इस भिखारी आर्मी को डॉलर मिल रहे हैं और डॉलर के लिए आपको पता है कि ये अपनी माँ भी बेच देते हैं। तो ऑल इन ऑल इस वक्त ईरान और पाकिस्तान का मामला अमेरिका और फिर इस रीजन के जो हवाले से चीज़ें हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मामला चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान में एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। ऑलरेडी केपी और फाटा के इलाकों में आपके TTP और दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी से मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर तालिबान सरकार मुसलसल कोई ना कोई चीज़ बॉर्डर पे हो रही होती है। और इंडिया ऑफ कोर्स, पाकिस्तान को ये डर है कि अगर हम किसी ऐसी जंग में फंस गए अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे अफ़गानिस्तान या ईरान से, तो इंडिया फ़ायदा उठाएगा और इंडिया गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर को हासिल कर लेगा। इसलिए पाकिस्तान आर्मी एक इस वक्त बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुज़र रही है और इलेक्शन में 9 दिन रह गए। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप हो सकती है अब भी कि ये इमरजेंसी लगा के या मार्शल लॉ लगा के इलेक्शन को कैंसिल कर दें, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है। बलूचिस्तान KP में इलेक्शन कैंपेन चलने का कोई ख़ास चांस नज़र नहीं आ रहा। तो लेट्स सी, मुझे अभी भी लगता है कि 8 फरवरी के इलेक्शन को कैंसिल करके इमरजेंसी या मार्शल लॉ लाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी चौमुखी लड़ाइयों में फंस गई है। ख़ास तौर पे इस वक्त बलूचिस्तान इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो गया है। मच इलाके में इस वक्त भी राइट नाउ मुसलसल जंग चल रही है। ऑल दो के पाकिस्तान आर्मी ने ये क्लेम किया है कि हमने उनको हरा दिया और वो जो हमलावर आए थे उनको मार दिया सबको और सब ख़त्म हो गया है, लेकिन बलोच फिदाइन की मुसलसल ये हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हम
कब्ज़ा हमारा है, उनका नहीं है, वो तो अंदर घुस भी नहीं पा रहे और हम मुसलसल पाकिस्तान आर्मी के कैंप और पुलिस स्टेशंस पे हमले कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी बाहर से अंदर घुस नहीं पा रही। ये है पोजीशन पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी की इस वक्त। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।